साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस के केस में जजमेंट दिया गया है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। होता क्या है कि मेंटेनेंस के लिए जब भी कोई महिला फैमिली कोर्ट में सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में जो पहले पिटिशन फाइल होती थी, अब वो बीएनएसएस का सेक्शन 144 हो गया है। तो इसमें जब पिटिशन फाइल होती है फैमिली कोर्ट के सामने तो उसमें मेंटेनेंस की डिमांड की जाती है महिला के द्वारा। अगर उसके पास में बच्चा भी है तो बच्चे के लिए भी इस सेक्शन में मेंटेनेंस ले सकती है। तो जब मेंटेनेंस की डिमांड करती है तो सिंपली ये होता है कि फैमिली कोर्ट ये देखती है कि महिला अर्निंग कर रही है या नहीं कर रही, उसके पास में कोई सोर्स है या नहीं है, वो एबल है या नहीं है, कि मतलब अगर अच्छी एजुकेशन उसने ले रखी है उसके बाद में भी अगर वो जानबूझ करके अर्निंग नहीं कर रही है, तो वो सारी कंडीशन देखते हुए फैमिली कोर्ट उसके अंदर मेंटेनेंस दिलवाती है या फिर नहीं भी दिलवाती है तो उन दोनों ही कंडीशन में कोर्ट के द्वारा कंडीशन देखी जाएगी। अब अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जहां पर किसी महिला ने अगर सेकेंड मैरिज कर ली हो और फर्स्ट मैरिज को उसने डिजोल्व भी नहीं करवाया हो कोर्ट से, तो क्या वो अपने सेकेंड हस्बैंड से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। इसके लिए आज ये केस है। हुआ क्या था कि एक महिला ने शादी की, शादी के बाद में उसके एक लड़का हुआ, कुछ समय बाद में हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि एक एमओयू साइन कर लिया जिसके अंदर ये लिखा गया कि अब हम दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है और अब हम अपना अपना जीवन जी सकते हैं। बहुत बार लोग यही गलती करते हैं, हम गांव में भी ऐसा देखते हैं कि पंचायत में लोग बैठ करके कोई अगर हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हो गया है तो उसको रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। कई बार हस्बैंड और वाइफ कोई अपना एक डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं जिसके अंदर ये लिखते हैं कि अब हमारा तलाक हो गया है, अब हमारा एक दूसरे से कोई संबंध सरोकार नहीं है। तो ये दोनों ही कंडीशन में, चाहे पंचायत में हो और चाहे आप एक डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, वो दोनों ही कंडीशन में लीगली वो डिवोर्स नहीं माना जाएगा। डिवोर्स लेने के लिए हस्बैंड वाइफ को फैमिली कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल करनी होती है। अगर वो दोनों म्यूचुअली एग्री हैं, दोनों आपसी सहमति से अगर तलाक ले रहे हैं, तो सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में उन्हें पिटीशन फाइल करनी होती है फैमिली कोर्ट के सामने, जिसमें फैमिली कोर्ट फिर अपना डिसीजन देगी। सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि या तो हस्बैंड को या फिर वाइफ को, दोनों में से एक को तो डिवोर्स लेना है पर सेकेंड पार्टी को डिवोर्स नहीं देना है। तो ऐसी कंडीशन में अलग अलग ग्राउंड्स हैं जिसमें पिटीशन फाइल होती है फैमिली कोर्ट के सामने डिवोर्स के लिए। तो इस केस में क्या हुआ, इन्होंने डिवोर्स कोर्ट से नहीं लिया, इन्होंने केवल हस्बैंड वाइफ ने मिलकर के एक एमओयू साइन कर लिया, मीन्स एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसके अंदर कंडीशन लिख ली अपनी खुद की और उस पर सिग्नेचर कर लिया और उन्होंने मान लिया कि आज के बाद में हमारा कोई संबंध नहीं है, अब हम हस्बैंड वाइफ नहीं रहे। अब उस महिला ने सेकेंड मैरिज कर ली किसी अदर पर्सन से, लेकिन जिस पर्सन से उसने सेकेंड मैरिज की उसे अपनी फर्स्ट मैरिज के बारे में और बच्चे के बारे में पूरी जानकारी उस महिला ने दे दी थी। उसके बाद में उस आदमी ने उससे सेकेंड मैरिज कर ली। सेकेंड मैरिज के बाद में उस महिला के एक बच्ची हुई। कुछ समय बाद में डिस्प्यूट दोनों का फिर से अराइज हुआ सेकेंड हस्बैंड के साथ में उस महिला का। तो फिर उस महिला ने सेकेंड हस्बैंड के अगेंस्ट में 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड में मीन्स दहेज के लिए एफआईआर रजिस्टर करवा दी। इसके अलावा उसने मेंटेनेंस के लिए भी फैमिली कोर्ट के सामने सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो पहले यही था तो उसमें मेंटेनेंस के लिए पिटीशन फाइल कर दी। जब पिटीशन फाइल हुई तो उसमें फैमिली कोर्ट में ये बात आई कि फर्स्ट मैरिज तो इसकी डिजोल्व हुई नहीं थी, उसने लीगली तो उसमें डिवोर्स लिया ही नहीं था, तो क्या सेकेंड मैरिज में उसे मेंटेनेंस दिलवाया जाए। तो फैमिली कोर्ट ने माना कि बिल्कुल ये सही है कि उस महिला ने फर्स्ट मैरिज के लिए जानकारी दे दी थी तो उसे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो फैमिली कोर्ट ने उस महिला को मेंटेनेंस दिलवाया, साथ में ही उसकी बच्ची को अलग से मेंटेनेंस दिलवाया। तो इस मेंटेनेंस के ऑर्डर के अगेंस्ट में हस्बैंड, जो सेकंड हस्बैंड है, उसने हाई कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल की। तो हाई कोर्ट ने इसके अंदर फाइनली ये डिसीजन दिया कि ये जो फैमिली कोर्ट ने इस वाइफ को जो मेंटेनेंस दिलवाया है वो गलत दिलवाया है, क्योंकि वो उसकी सेकेंड मैरिज है, फर्स्ट मैरिज उसकी लीगली डिजोल्व हुई नहीं है, तो ऐसे में इसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। केवल और केवल बच्ची को जो मेंटेनेंस दिलवाया था फैमिली कोर्ट से उसे केवल उन्होंने कंटिन्यू रखा। तो हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट में महिला ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल की। अब इस पिटीशन के अंदर
सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जब इसमें निर्णय दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो इस महिला ने जो अपनी फर्स्ट मैरिज की जो बात थी वो पूरी अपने सेकंड हस्बैंड को बता दी थी, उसके बाद में ही इसने सेकंड मैरिज की है। दूसरी इसके अंदर कंडीशन ये कि जो सेकंड मैरिज हुई है वो रजिस्टर्ड है। थर्ड इसके अंदर ये कि उस महिला ने अपने फर्स्ट हस्बैंड से कोई मेंटेनेंस की डिमांड आज दिनांक तक नहीं की है, तो ये ड्यूटी बनती है सेकंड हस्बैंड की कि वो उसे भी मेंटेनेंस देगा। तो इन ग्राउंड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने महिला की पिटीशन को अलाउ किया और साथ में ही जो फैमिली कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसमें जो महिला को मेंटेनेंस दिलवाया गया था तो महिला का मेंटेनेंस दिलवाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर आपका केस भी ऐसे ही है जहाँ पर अगर आपने सेकंड मैरिज कर ली है, फर्स्ट अगर आपने डिसॉल्व नहीं करवाई है, तो आप इस केस को अपने ट्रायल कोर्ट में अगर आप हैं या फिर अगर आपकी पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो वहाँ पर आप इस केस का रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको अगर सेकंड मैरिज करनी है या फिर अगर आप मेंटेनेंस के केस में अगर अभी पेंडिंग है आपका, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान हमेशा ये रखना चाहिए कि फर्स्ट मैरिज अगर आपने की है तो फर्स्ट मैरिज को आपको लीगली डिसॉल्व करना चाहिए और वो लीगली डिसॉल्व केवल कोर्ट से ही होता है। सेकंड इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सेकंड मैरिज कर रहे हैं तो अपने सेकंड हस्बैंड को पूरी बात बता दें कि आप पहले से मैरिड हैं और वो किस कंडीशन में डिवोर्स हुआ है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई अगर केस अराइज होता है तो उस कंडीशन में आपका सेकंड हस्बैंड ये आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाए जो इस केस में नहीं लगे थे कि फर्स्ट मैरिज के बारे में मुझे मेरी वाइफ ने बताया ही नहीं था। तो इसलिए आपको जब भी अगर आप सेकंड मैरिज करते हैं ऐसी कुछ कंडीशन अराइज होती है तो उसमें आपको अपने सारी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसके बारे में आपको डिटेल में बता देनी चाहिए। उसके बाद में थर्ड इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब भी अगर आप मेंटेनेंस की डिमांड करें तो मेंटेनेंस के अंदर आपको अपनी पूरी कंडीशन बतानी चाहिए कि किस तरीके से आप पहले रहे थे, उसके बाद में किस तरीके से अब आपकी क्या कंडीशन है, किस कारण से आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, आप एजुकेटेड नहीं हैं, आपके पास में स्किल्स नहीं है या कोई अगर और रीज़न है, या फिर अगर आप अर्निंग कर रहे हैं लेकिन वो कम है, या फिर अगर आपके बच्चा है तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस चाहिए। तो सारी कंडीशन आपको अपनी मेंटेनेंस की पिटीशन में डिटेल में बतानी चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर इस केस की तरह अगर आपका केस हाई कोर्ट भी जाता है या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो वो आपको आपका जो केस होगा वो हमेशा फेवर करेगा। इसलिए ध्यान ये रखना है कि जो भी जिस भी कंडीशन में आप अपना मेंटेनेंस का केस फाइल करें या फिर अगर डिवोर्स का केस भी फाइल करते हैं तो सभी कंडीशन में आपको ध्यान यही रखना है कि अपने जो आप पिटीशन बनाएंगे उस पिटीशन के अंदर आपको हर एक कंडीशन जो आपकी तय हुई थी या फिर जो भी आप जो लीगल पॉइंट्स हैं वो सारे उसमें इंक्लूड होने चाहिए। तो आई होप आप इस जजमेंट के बारे में समझ गए होंगे। आपको इस जजमेंट को अपने केस में किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर आपका केस जो ये केस मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ है इसी कंडीशन के आधार पर अगर बेस्ड है तो आपको इस केस को रेफर करना है। तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को इस वीडियो की आवश्यकता है जिसके साथ में ऐसा ही मेंटेनेंस का केस चल रहा है तो उसे ज़रूर आप ये वीडियो भेजें।